हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बीपी कंपटीशन एकेडमी में। जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए, जल्दी से आ जाइए, फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, और आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट नहीं लिया था, तो मैं यही कहना चाहूँगी, टेस्ट अगर आप लोग पढ़ रहे हो, कंटिन्यू क्लासेस ले रहे हो, और अगर टेस्ट से डर रहे हो या टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो ये वैसे ही हुआ जैसे खाना खा रहे हैं पर पच नहीं रहा है ना, एक तरह से ऐसा ही हुआ। आप लोग को देखिए, आप लोग को टेस्ट देने का मेन यही होता है, टेस्ट लेने का, कि बच्चे आप कितना उस टॉपिक में आपने पढ़ा तो आपको कितना आने लगा है, कितना आपने सही किया, कितना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो प्लीज़ टेस्ट दीजिए। कल बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट दिया है, शिवांगी बघेल, मंगलेश सर, और भी बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट दिया है, बहुत अच्छा किया है। जिन्होंने टेस्ट दिया है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। उनको देख के ये लगा कि हाँ, बच्चों ने क्लासेस अटेंड की, बच्चों ने पढ़ा है, तो बहुत अच्छा लगा जिन्होंने टेस्ट दिया। और जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी कि टेस्ट आप लोग दीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेनिफिट वाला रहेगा, आप ही लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए, कुछ जल्दी से मध्य प्रदेश का मैप बना लीजिए, फिर हम आगे की चीज़ें देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम नदियाँ कर रहे थे, आपके समझने के लिए ऐसा मैप बना दिया, थोड़ा इधर टेढ़ा हो गया, तो इसमें कोई इशू नहीं है, बस आप समझिए कि कौन सा जिला कहाँ है, ठीक है। फिर कह दोगे मैम आपने मैप भी अच्छे से नहीं बनाया, ठीक है। चलिए, तो देखिए, हम लोग लगभग मध्य प्रदेश कर रहे थे। मध्य प्रदेश में हम लोगों ने नदियाँ टॉपिक स्टार्ट की थी। आप लोग की सारी क्लासेस चल रही हैं, मॉर्निंग में रीजनिंग की क्लासेस चल रही है, पॉलिटी की, जियोग्राफी की आप लोग की चल रही है, दीपक सर आपकी ले रहे हैं रीजनिंग की, मैथ की विवेक सर आपकी पॉलिटी जियोग्राफी ले रहे हैं, और साइंस की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। 4 बजे से मैं साइंस करा रही हूँ, तो आप लोग साइंस की क्लासेस भी जरूर देखिएगा, और फिर आपकी एमपी क्लासेस, ठीक है। तो चलिए, देखिए, हम लोग नदियाँ कर रहे थे, और जिन्होंने किया बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छा टेस्ट मैंने 2-4 बच्चों का देखा है, बहुत ही अच्छा करेक्ट आंसर दिया। मुश्किल से एक दो प्रश्न ही होंगे जो उन्होंने थोड़ा इधर उधर किया है, बाकी बहुत ही अच्छा उनका परफॉर्मेंस था। तो वेरी गुड, जिन्होंने टेस्ट दिया, मैंने देखा आप लोगों ने बहुत बच्चों ने राइट आंसर दिया, तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, आप फिर इसी तरह से आप लोग मन लगा के करते रहिए, आप लोग का एमपी भी होता रहेगा, ठीक है। तो आज हम नदी पढ़ेंगे, जो नदी पढ़ने जा रहे हैं वो है ताप्ती नदी, और भी नदियाँ पढ़ेंगे। अभी पहला नदी कौन सी? ताप्ती नदी। तो चलिए स्टार्ट करें। तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? लगभग यहाँ पर हमारा जो बैतूल जिला है, नीचे पे देखिएगा बैतूल, जो हमारी जो ताप्ती नदी है कहाँ से निकलती है? तो बैतूल जिले में स्थित सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, आपको पता है कि ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, आप लोग को पता है ना। तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत काली सिंध पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, काली सिंध पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी मुल्ताई, क्या है काली सिंध की? मुल्ताई। ये कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? जो हमारी ताप्ती नदी है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत काली सिंध पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी मुल्ताई से, या बैतूल में स्थित मुल्ताई जगह से, मुल्ताई स्थान से निकलती है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। और यह नदी पूर्व से पश्चिम में ऐसे समानांतर नर्मदा नदी के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए भ्रंश घाटी का निर्माण करते हुए नर्मदा नदी के समानांतर प्रवाहित होते हुए खंबाती खाड़ी या अरब सागर में जाकर गिर जाती है, ठीक है। अब देखो, पूर्व से पश्चिम में कैसे कह रही हूँ? ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, तो पूर्व ऐसे प्रवाहित हो रही है ना, ये तो इसका डायरेक्शन पूर्व से पश्चिम। और आपको पता है कि नर्मदा नदी भी यहीं से प्रवाहित होती है, नर्मदा नदी भी ऐसे ही बहती जाती है लगभग, तो वो नर्मदा नदी के समानांतर प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है ना। आप लोग को पता है कि यह अमरकंटक ऐसे निकलती हुई नर्मदा नदी जाती है, खंबाती खाड़ी में मिल जाती है। तो उसी तरह से हमारी जो ताप्ती नदी बैतूल में स्थित मुल्ताई क्षेत्र से, मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है, और पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा नदी के समानांतर भ्रंश घाटी का निर्माण करते हुए गुजरात में खंबाती खाड़ी में ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इतना कहाँ गिरती है ये? अरब सागर या खंबाती खाड़ी, अरब सागर में। कहाँ से निकलती है? बैतूल में मुल्ताई स्थान से निकलती है। वो भी आपको पता है कि सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत काली सिंध पहाड़ी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत काली सिंध पहाड़ी है, और काली सिंध पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है मुल्ताई। यहाँ से हमारी ताप्ती नदी निकलती है। अब ताप्ती नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर, 724 किलोमीटर,
और ये भी ताप्ती नदी भी आपको पता है ना, भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी की तरह ताप्ती नदी भी एस्चुरी का निर्माण, एक जौड़ नदमुख का निर्माण करती है। नोट कर लीजिएगा, जौड़ नदमुख का निर्माण करती है, जौड़ नदमुख। नर्मदा नदी भी 27 किलोमीटर लंबी जौड़ नदमुख का निर्माण करती है, और आपकी जो ताप्ती नदी है वो भी आपकी जौड़ नदमुख का निर्माण करती है। ठीक है, जौड़ नदमुख का निर्माण करती है ताप्ती नदी। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई डाउट? और इसकी कुल लंबाई ताप्ती नदी की 724 किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई, एमपी में इसकी लंबाई जो है 279 किलोमीटर। दिख रहा है, 279 किलोमीटर आपकी किसकी लंबाई है? मध्य प्रदेश में इसकी ताप्ती नदी की। और महाराष्ट्र में भी इसका कुछ क्षेत्र। अब हाँ, ये चीज देखिएगा, जो ये ताप्ती नदी है वो 3 राज्यों में बहती है। कौन कौन से 3 राज्य हो गए? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो इसमें इसकी जो महाराष्ट्र में लंबाई है वो है 270 किलोमीटर। दिख रहा है? कोई दिखने में तो नहीं है ना? आवाज आ रही है सही से? हम ताप्ती नदी कर रहे हैं, तो ताप्ती नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर। मैंने बार बार रिपीट करती हूँ, नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नदियाँ मतलब कि एक प्रश्न आना कन्फर्म है। अगर आप एमपी के एग्जाम में कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए आप लोग। हाँ, और मैंने कल टेस्ट लिया था, जो कल टेस्ट हुआ था आप लोगों का मध्य प्रदेश का, उसमें ऐसे प्रश्न भी जोड़े थे जो कहीं ना कोई पुलिस में आए हैं, एसआई में आए हैं, कोई पीसीएस में आए हुए प्रश्न थे। तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत बच्चों ने नहीं दिया। तो मैं यही कहूँगी, मैं रिक्वेस्ट करूँ, आपका बहुत बेनिफिट होगा एमसीक्यू लगाने से। बताया ना, जैसे आप भोजन कर लिया, अगर वो पच नहीं रहा तो कोई मतलब नहीं, पढ़ लिया, टेस्ट नहीं दिया, तो आप लोग को कैसे पता होगा कि कितना बन रहा है, कितना नहीं बन रहा। तो चलिए, फिर एमपी में 279 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और महाराष्ट्र में 270 किलोमीटर है, और गुजरात राज्य में भी इसका कुछ हिस्सा है, वो है 129 किलोमीटर। दिख रहा है? 175 किलोमीटर। तो ये 3 राज्यों में बह रही, 3 स्टेट में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। कौन से 3 राज्य हो गए? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। कौन सी? ताप्ती नदी। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई डाउट? चलिए ठीक है, अब देखिए ताप्ती नदी में आकर के, ताप्ती नदी का हाँ एक अन्य नाम क्या है? अन्य नाम या दूसरा नाम सूर्य की पुत्री, तापी भी अगर कह रहे हैं तो ताप्ती नदी को ही कह रहे हैं, सूर्य की पुत्री तापी। ये किसके अन्य नाम है? ताप्ती नदी के। पाशोणी, ये भी एक ताप्ती नदी का नाम है। सूर्य की पुत्री, तापी, पशोणी, ये सारे किस नदी के हैं? ताप्ती नदी के। अब सहायक नदियां बहुत सारी आकर के नदियां यहाँ पर मिल जाएंगी ना। दिख रहा है? मैं बार बार पूछ रही हूँ। तापी, सूरसुता, अगर सूरसुता आ गया तो सूरसुता, अगर सूरसुता कहीं पर लिखा हुआ है तो वो भी कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। सूर्य की पुत्री, तापी, पशोणी, सूरसुता, ये सारे जो हैं ताप्ती नदी के अन्य नाम है, या ताप्ती नदी को कहा जाता है। ठीक है, एक सेकेंड। ये गर्म पानी रहता है, इसका गर्म जल रहता है। ठीक है, इस नदी के पानी जो है गर्म है। इतना हो गया, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हम ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में प्रवाहित होती है। अन्य नाम है सूर्य की पुत्री, तापी, पशोणी, सूरसुता, ये सारे जो है। अब इसमें बहुत सारी नदियां आकर के मिलती हैं। वो कौन कौन सी नदियां हैं? सहायक नदी। ताप्ती नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर। प्रश्न आ रहा है कि मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी की कुल लंबाई, तो क्या 724 राइट आंसर होगा? जल्दी से बताइए, अगर आ रहा है प्रश्न मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी की कुल लंबाई, तो क्या 724 लिख दोगे आप लोग? नहीं, 279 किलोमीटर मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है। ठीक है, चलिए अब सहायक नदी में गिरना, एक नदी है गिरना, पूड़ा लिख लीजिए, पूड़ा, गिरना, गोपद, ये सारी नदियां आकर के कहा किसमें मिल जाती हैं? ताप्ती नदी में। कौन कौन सी? पूड़ा, गिरना, ना है ये, गिरना, गोपद, नहीं दिख रहा है? गोपद और टीटू नाम सुना?
तीतुर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें है। तीतुर, सहायक नदी, ये सहायक नदी हम पढ़े, ठीक है। और एक और बहुत ही अच्छी सहायक नदी है कालीभीत या उतावली, कालीभीत उतावली एक नदी है, सहायक नदी, नोट कर लीजिएगा, जगह नहीं। गिरनापुरा तीतुर, एक सेकेंड, गिरनापुरा तीतुर गोपद और कालीभीत या फिर उतावली, कालीभीत उतावली, ये नदी जो है किसकी सहायक नदी है? बैतूल, सॉरी ये इसकी ताप्ती नदी की, है ना। बैतूल से तो ये निकलती है, बैतूल में मुल्ताई स्थान से निकलती है और ये जाकर गुजरात में खंबाती खाड़ी में मिल जाती है। नर्मदा नदी के समानांतर प्रवाहित होती है, जैसे नर्मदा नदी बढ़ती है, और ये भी एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी को ही जौरनद मुख कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, जो एस्चुरी है उसी को जौरनद मुख कहते हैं, या जौरनद मुख का निर्माण करती है। प्रश्न आ गया कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है? ये भ्रंश घाटी, तो ये है आपकी, ठीक है। अब देखिए, हमने सहायक नदियां जानी, सहायक नदियां में गिरनापुरा, गोपद, तीतुर, कालीभीत, उतावली, लिख लीजिएगा। कालीभीत उतावली जगह नहीं थी, मैंने नहीं लिखी, कालीभीत उतावली, ये सारी जो है, ये क्या है, ये सारी जो नदियां हैं वो ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं। और सुरसुता, तापी, पशोड़ी, ये सारी जो है ताप्ती नदी का अन्य नाम या दूसरा नाम है, ठीक है। आप देखिए, ताप्ती नदी आपको पता है कि गुजरात में प्रवाहित होती है, तो गुजरात में जो सूरत स्थान है, आपको पता है वो जो सूरत है, पहले तो ये जानिए कि जो एक शौली नाम का बंदरगाह है वो कहाँ पर है? ताप्ती नदी में, गुजरात में। जो गुजरात स्टेट है वहाँ पर शौली नाम का एक बंदरगाह है, और एक उकाईबाद, याद रखिएगा, सूरत में उकाईबाद, सूरत में उकाई बांध स्थित है, वो किस नदी पर बना? उकाईबाद जो है सूरत में ताप्ती नदी पर बना है। नोट कर लीजिए, उकाईबाद नोट कर लीजिए। और एक शौली बंदरगाह, अगर पूछ दिया गया शौली बंदरगाह, तो ये गुजरात में, ठीक है, जल्दी नोट कीजिए। दिख रहा है? मैं हट जाऊं। शौली बंदरगाह नोट कर लीजिए, जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। शौली बंदरगाह कहाँ पर है? तो अगर शौली बंदरगाह आ गया तो गुजरात राज्य में ताप्ती नदी पर स्थित है। और एक रज्जू सेतु, एक नाम आएगा रज्जू सेतु, वो भी कहाँ पर है? ताप्ती नदी पर, रज्जू सेतु। एक मिनट में इसको इरेज कर देती हूँ, फिर लिखती हूँ। गुजरात में, अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ। जो रज्जू सेतु है, रज्जू सेतु और शौली बंदरगाह, शौली बंदरगाह गुजरात में है। गुजरात जो राज्य है ना, वहां पर ताप्ती नदी के मुहाने पर ये शौली बंदरगाह और रज्जू सेतु स्थित है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और सूरत में उकाईबाद है, और काकरापाराबाद भी, अगर आ गया प्रश्न काकरापाराबाद इसमें से किस नदी पर है, तो किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर। नोट कर लीजिएगा, काकरापाराबाद जो है, काकरापाराबाद और उकाईबाद, नोट कर लीजिए। काकरापाराबाद और उकाईबाद जो है वो है ताप्ती नदी पर, काकरापर और उकाईबाद जो है वो है ताप्ती नदी पर। और ताप्ती नदी जाकर कहाँ मिलती है? किस नदी में मिलती है? किसी नदी में मिलती है ताप्ती नदी? यस और नो? नहीं, ताप्ती नदी किसी नदी में नहीं मिलती। ताप्ती नदी कहाँ जाकर गिर जाती है? खंबाती खाड़ी या अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। ताप्ती नदी की लंबाई 124 किलोमीटर और उकाईबाद और काकरापाराबाद ये लिखा हुआ है, काकरापाराबाद ताप्ती नदी पर बना। उकाईबाद कहाँ है? सूरत में, गुजरात में सूरत जो है स्थान वहां पर है, और काकरापाराबाद है। बैतूल मुल्ताई स्थान से निकलती है, खंबाती खाड़ी अरब सागर में मिल जाती है। तापी, पपोषणी, सुरसुता ये सारी जो है क्या है? ताप्ती नदी की अन्य नाम, ताप्ती नदी का दूसरा नाम है। चलिए, थोड़ा सा हवा चल रही है तो थोड़ा सा कैमरा इधर उधर हो रहा होगा, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा आप लोग, मौसम थोड़ा सा ठीक नहीं है। इतना हो गया आप सभी का? एक सेकेंड, बच्चे कह रहे कैमरे की दिक्कत हो रही है, रुकिए मैं कैमरा थोड़ा सा मैनेज कर दूं। इतना सभी कोई नोट कीजिए, सभी कोई नोट कीजिए, मैं कैमरा थोड़ा सा ठीक कर दूं। बच्चे कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही है, वो थोड़ा मौसम ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा कैमरे को इधर उधर हो रहा है, तो आप लोग इसकी दिक्कत मानवानी। अभी ठीक है? अभी कोई दिक्कत?
अब हम एक और नदी पढ़ेंगे, एक दूसरी नदी है, वो है क्षिप्रा नदी। थोड़ा मौसम आज कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रही थी, तो इस वजह से थोड़ा सा हवा भी ज़्यादा चल रही है। चलिए, ताप्ती नदी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ताप्ती नदी में 2 बांध है, काकरापार और उकाई बांध। नोट कर लीजिएगा, बांध जरूर लिख लीजिएगा, बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए, अब एक और नदी है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी हम नदियां पढ़ रहे हैं, मैंने बताया ना आप लोग को, मैं छोटी बड़ी हर एक नदी को आपको क्लियर कर दूंगी, ताकि आपके जब भी आपका प्रश्न है नदी से रिलेटेड, तो आप लोगों से ऐसा ना हो कि हमने नदी में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं, ये बात, ये जगह चीज़ें पढ़ी नहीं, है ना। तो देखिए, जो क्षिप्रा नदी है, इसको तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट है मालवा की गंगा कहते हैं। मालवा की गंगा, मैंने मैप मिटा दिया। आपके समझने के लिए बना देती हूँ। ठीक है, आपके समझने के लिए बना दिया। मान लीजिए मध्य प्रदेश है, एमपी है, तो देखिए जो हमारी क्षिप्रा नदी है, क्षिप्रा नदी की पहले लंबाई कितनी है, तो क्षिप्रा नदी की लंबाई 195 किलोमीटर है। और ये जो क्षिप्रा नदी है वो बैतूल जिले से थोड़ा सा ऊपर इंदौर होगा, देखिएगा यहाँ पर साइड में इंदौर होगा। तो ये इंदौर जिले की काकराबड़ी पहाड़ी से निकलती है। आप लोग को बताया था काकराबड़ी पहाड़ी, जब मैंने पहाड़ियाँ पढ़ाई रही होंगी, जब मैंने पहाड़ियाँ पढ़ाई थी, तब आप लोगों को मैंने बताया था काकराबड़ी पहाड़ी कहाँ स्थित है, इंदौर में। तो ये उत्तर पूर्वी दिशा में काकराबड़ी पहाड़ी से निकलेगी। आप लोग को दिख रहा है, एक सेकेंड, दिख रहा है। तो ये इंदौर में काकराबड़ी के समीप से निकलती है, काकराबड़ी पहाड़ी के समीप से निकलती है। कहाँ से? काकराबड़ी पहाड़ी के समीप से निकलती है। कौन सी? क्षिप्रा नदी। और लगभग ये उज्जैन, रतलाम, मंदसौर में प्रवाहित होते हैं। कोटा में जाकर बताया था ना, जब आप लोगों ने चंबल नदी किया होगा तो मैंने बताया था कि चंबल की सहायक नदी बड़ी नदी क्षिप्रा नदी है, तो कोटा में जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। कहाँ से निकलती है ये? इंदौर जिले में काकराबड़ी पहाड़ी के समीप से निकलती है और लगभग उत्तरी पूर्वी दिशा में प्रवाहित हो रही है। ऐसे इस दिशा में लगभग उज्जैन, रतलाम, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट, मंदसौर, देखिए इसका डायरेक्शन देखिएगा, आप लोग डायरेक्शन देखोगे तो पूरा ये इंदौर जिला हो गया। इंदौर में काकराबड़ी पहाड़ी से निकली है, ऐसे लगभग इंदौर से उज्जैन, रतलाम, मंदसौर प्रवाहित होते हैं। कोटा जिले में आपको पता है कि कोटा यहाँ पर एक स्थान है, राजस्थान का जिला है, तो कोटा में जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। पता है ना कि चंबल नदी में यहाँ पे कोटा में बांध भी बना हुआ है। कौन सा बांध बना है चंबल नदी में? जल्दी से उत्तर बताइए कि चंबल नदी में कौन सा बांध बना है? कोटा जिले में। कोटा जिले में चंबल नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? जल्दी से बताइए। ठीक है, जवाहर सागर बांध। चलिए, तो देखिए रतलाम, उज्जैन, मंदसौर में प्रवाहित होते हैं, चंबल नदी में मिल जाती है। इसको कुल लंबाई जो है 195 किलोमीटर। आपको पता है कि उज्जैन जो महाकालेश्वर मंदिर है और संदीपनी आश्रम हो गया, काल भैरव की मंदिर हो गई, वो सब कहाँ है? क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। संदीपनी आश्रम, काल भैरव का मंदिर हो गया उज्जैन में, महाकालेश्वर मंदिर जो हर 12 साल बाद उज्जैन में लगता है ना श्रीहस्त का मेला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है पेपर में आता है, आप लोगों को इजी लगेगा, बहुत लोगों को पता है, पर पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है। तो उज्जैन इसी क्षिप्रा नदी के तट पर ही उज्जैन स्थित है, जहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान शिव का लिंग है। तो उज्जैन में स्थित है, किस नदी के तट पर है? क्षिप्रा नदी के तट पर है। क्षिप्रा नदी कुल लंबाई 195 किलोमीटर और क्षिप्रा नदी जाकर के चंबल नदी में कोटा में मिल जाती है। लगभग ऐसे इसका डायरेक्शन देखिए क्षिप्रा नदी का, लगभग ये उज्जैन को टच की, रतलाम को, मंदसौर को, फिर जाकर के कोटा में मिल जाती है। ठीक है, अब जो इसकी देखिए, अब इसकी जो सहायक नदी है, इसमें आकर के बहुत सारी, इसका तो पहले नाम क्या है? तो ये इसका जो नाम है वो है पापहरता। अगर पापहरता या पापहरता आया तो क्षिप्रा नदी का अन्य नाम है पापहरता हो गया, मोक्षदायिनी, अवंती, और ये सारे नाम इसके हैं। मोक्षदायिनी,
मोक्षदायिनी भी इसी को कहते हैं, मोक्षदायिनी, मोक्षदायिनी, अवंती, नोट कर लीजिए, मोक्षदायिनी, अवंती। मालवा की गंगा कहते हैं क्षिप्रा नदी को, याद रखिएगा किस नदी को मालवा की गंगा कहते हैं। अगर प्रश्न आ गया तो क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहते हैं। अब देखिए, अब क्षिप्रा नदी का अन्य नाम क्या है? मोक्षदायिनी, पापहर्ता और अवंती, बहुत। और अब देखिए, अब सलीला, एक नाम इसका और भी है, सलीला। अगर कहीं पर सलीला देखेंगे तो जो सलीला, और कहीं पर सलीला देखेंगे, अवंती देखेंगे, मोक्षदायिनी देखेंगे, प्राणिता, ये सारी चीजें जो है क्षिप्रा नदी की दूसरा नाम है, अन्य नाम है। ये सहायक नदी हमें समझ लीजिएगा, अन्य नाम। सलीला, सलीला किस नदी का अन्य नाम है? किस नदी का दूसरा नाम है? तो जो सलीला है वो अवंती, सलीला, मोक्षदायिनी, ये सारी जो है क्षिप्रा नदी का अन्य नाम है। और क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन महाकालेश्वर का मंदिर है, जहाँ पर हर 12 साल बाद जो है कुंभ या श्रीहस्त का मेला लगता है, श्रीहस्त का मेला लगता है। और काल भैरव का मंदिर, संदीपनी आश्रम उज्जैन में है ना, ये सारे जो क्षिप्रा नदी के तट पर। तो ये दार्शनिक स्थल आते हैं, जो उज्जैन के जो जगह हैं दार्शनिक स्थल है, ये पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये चीजें आ जाती है कि किस जगह, हमारी नदी न देके जगह का नाम दे दिया। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि उज्जैन में जितने भी है ना, उज्जैन में आप लोग को पता है कि संदीपनी आश्रम वगैरह स्थित है, और महाकालेश्वर का मंदिर है, काल भैरव का मंदिर है, ये सारे जो मंदिर है वो वहाँ पे क्षिप्रा नदी के तट पर, क्षिप्रा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। ठीक है, महाकालेश्वर का मंदिर, शिवलिंग, जितना भी है, त्रिवेणी मंदिर, उज्जैन में त्रिवेणी मंदिर है ना, वो भी त्रिवेणी मंदिर, ये सारे कहाँ स्थित है? ये सारे जो है हमारे क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। नदी याद रखना, कोई भी दार्शनिक स्थल है, अगर कोई भी दार्शनिक स्थल है, अगर उसके किनारे से कोई नदी फ्लो हो रही, कोई नदी बह रही, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैंने बताया 64 योगिनी नर्मदा नदी के किनारे पे बिमलेश्वर, गुजरात में एक बिमलेश्वर मंदिर है ना, वो किस नदी के तट पर है? वो नर्मदा नदी के तट पर है। गुजरात में बिमलेश्वर मंदिर है, वो नर्मदा नदी के तट पर है। तो है वो नदी हमारी है, इसलिए वो बिमलेश्वर है तो गुजरात है, पर वो दार्शनिक स्थल भी हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि नर्मदा नदी के तट पर है। तो कोई भी नदी के किनारे जितने भी दार्शनिक स्थल हो गए ना, स्पेशली जो पुरानी मंदिर हो गए, ज्योतिर्लिंग वगैरह हो गया, भले आप लोगों को इजी लगे, पर वो आता है पेपर के दृष्टिकोण से, वो और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो इतना पता चला। चंबल नदी मिल जाती है कोटा में जाकर के। हमने इसके नाम जाने, मोक्षदायिनी, अवंती, सलीला, जौहरी। अगर पाफरनी बताया ना, पाफरनी, जौहरी, पाफरनी, ये भी किस नदी को कहते हैं? क्षिप्रा नदी को। नोट कर लीजिए क्षिप्रा नदी के बारे में। त्रिवेणी, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए तो जल्दी से हो जाएगा। अब इसकी टोटल लेंथ पूछा है तो 195 किलोमीटर है। और क्षिप्रा नदी को, इनमें से कौन सी नदी मालवा की गंगा कहलाती है? मालवा की गंगा के नाम से जानते हैं, तो क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा के नाम से जानते हैं। इतना हो गया। कहाँ प्रवाहित हो रही है? रतलाम, उज्जैन, मंदसौर। फिर ये मंदसौर पता है, मंदसौर जो है राजस्थान से लगता है इसका सीमा, तो यहाँ से ये ऐसे निकल जाती है और कोटा में जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। आपको पता है कि चंबल नदी की क्षिप्रा नदी सहायक नदी है। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। थोड़ा कैमरे हिलने की इशू हो रहा है क्या? एक सेकेंड। अब ठीक है, ये क्या लिखा है? सलीला। ठीक है, चलिए, इतना ठीक हुआ ना? इतना कोई दिक्कत, इतना कोई डाउट? आप चलिए, आप एक और नदी पढ़ लेते हैं, वो है तवा नदी। एक और नदी पढ़ेंगे, वो है तवा नदी। अब क्षिप्रा नदी में इतना इंपॉर्टेंट था। क्षिप्रा नदी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो है, जितना भी उज्जैन के किनारे पे दार्शनिक स्थल है, जैसे महाकालेश्वर मंदिर हो गया, त्रिवेणी का मंदिर हो गया, और काल भैरव का मंदिर हो गया, जितने भी संदीपनी आश्रम हो गई, तो जितने भी ये क्षेत्र है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब उज्जैन में जितने भी दार्शनिक स्थल है, वो पूछ सकता है कि आपको किस नदी के तट पर है। आप लोग को ये पता है कि वो उज्जैन में क्षिप्रा नदी निकलती है, ये पता है आपको, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि उज्जैन में स्थित क्या क्या चीज़ें, स्थित कौन कौन से दार्शनिक स्थल, कौन कौन से मंदिर, कौन सी जगह स्थित है, तो आप लोग नहीं बता पाओगे, है ना। तो दार्शनिक स्थल जानना जरूरी है। नाम आप लोग को पता है कि महाकालेश्वर, लेकिन और भी चीज़ें जाननी जरूरी पेपर के दृष्टिकोण से।
ठीक है। अब एक और नदी है तवा नदी। जो ये तवा नदी है वो कहाँ से निकलती है, किसी को पता है? देखिए जो तवा नदी है वो ये छोटी सी नदी है, लगभग एक छोटी सी नदी है। तो इतना बस आपको ये जानना है कि किस नदी में, किस नदी की सहायक नदी है और ये कहाँ से निकलती है। तो ये होशंगाबाद जिले के काली भीती पहाड़ी से, कहाँ से निकलती है? होशंगाबाद, जो हमारा होशंगाबाद या नरसिंहपुर जिला है, होशंगाबाद की काली भीती पहाड़ी से निकलती है। एक सेकेंड, काली भीती पहाड़ी से निकलती है, होशंगाबाद जिले में काली भीत पहाड़ी से निकलती है और बाणेश्वर के पास जा करके, बाणेश्वर दिख रहा है। ये छोटी सी नदी है पर इसके बारे में जानना जरूरी है। आप लोगों को मैप में लगभग यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर होशंगाबाद मिल जाएगा। तो होशंगाबाद में ये कहाँ पर, होशंगाबाद में ये काली भीत पहाड़ी से निकलती है और लगभग बाड़ेश्वर के ये इधर पे प्रवाहित होते, नरसिंहपुर जगह, नरसिंहपुर जिले वगैरह में प्रवाहित होते हुए बाड़ेश्वर में नर्मदा नदी में मिल जाती है। तो इसका नर्मदा नदी की सहायक नदी, आप लोग को लिखाया होगा कि तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तो इसका जो ये कहाँ पे मिल जाती है, तो ये नर्मदा नदी में मिल जाएगी। कहाँ पे? नर्मदा नदी में। होशंगाबाद से निकलेगी, होशंगाबाद में काली भीत पहाड़ी से, काली भीत पहाड़ी से निकली और जा करके नर्मदा नदी में, तवा नदी नर्मदा नदी में जा करके मिल जाती है। ठीक है। अब इसके आप देख लीजिए, आप लोग दिख रहा है, आप इसकी जो कुल लंबाई दिख रहा है, इसकी टोटल लंबाई 172 किलोमीटर, इसकी कुल लंबाई 172 किलोमीटर। बाड़ेश्वर जगह है, वहां पर जाकर के नर्मदा नदी में मिल जाती है तवा नदी। तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। होशंगाबाद में पीली भीती पहाड़ी से निकलती है, होशंगाबाद में काली भीती पहाड़ी से निकलती है और ये जाकर के बाड़ेश्वर नामक नरसिंहपुर जिले में प्रवाहित होते हुए बाड़ेश्वर में जाकर के नर्मदा नदी में मिल जाती है और इसकी कुल लंबाई है 172 किलोमीटर। इसकी जो कुल लंबाई है वो 172 किलोमीटर है। कितना दिख रहा है? दिख रहा है? आप देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, वो क्या है? तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो, इसमें बहुत सारे जलप्रपात हैं, उनके जलप्रपातों के नाम जो मैं बताऊंगी। इसमें जलप्रपात है डचेस फॉल, तवा नदी पर स्थित जलप्रपात है डचेस फॉल। और कौन कौन से जलप्रपात है? बी फॉल, इसके जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है। तवा नदी का इंपॉर्टेंट है जलप्रपात, तवा नदी में इंपॉर्टेंट है जलप्रपात। तो बी फॉल, डचेस फॉल। अगर डचेस फॉल आ गया तो किस नदी पर स्थित है? वो डचेस फॉल किस नदी पर स्थित है? तो वो तवा नदी पर स्थित है। लिख लीजिए। और कौन कौन से हैं? देनवा, मालिनी। और इसकी सहायक नदियां कौन सी है? देनवा, मालिनी। नोट कर लीजिए, तवा नदी की सहायक नदियां देनवा, मालिनी। जल्दी से नोट कीजिए, देनवा, मालिनी जो है वो किसकी है? तवा नदी की सहायक नदी है। और बी फॉल, डचेस फॉल, जमुना तथा रजत जलप्रपात। डचेस फॉल और रजत। अगर रजत जलप्रपात आ गया तो अगर कहीं पर रजत जलप्रपात आ गया तो वो जलप्रपात किस नदी पर है? तवा नदी पर। जमुना, अगर कहीं पर जमुना आ गया, डचेस लिख लिया आप लोगों ने, जमुना। अगर कहीं पे जमुना आ गया तो ये सारे जलप्रपात है। बी फॉल, डचेस, रजत जलप्रपात, डचेस फॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, रजत जलप्रपात, बी फॉल। तवा नदी की इंपॉर्टेंट चीज है जलप्रपात उसकी। तो ये कौन कौन से जलप्रपात हो गए? बी फॉल, जमुना, डचेस फॉल, रजत जलप्रपात। ये सारे जो जलप्रपात है वो तवा नदी पर है। और तवा नदी की सहायक नदी देनवा, अगर आ गया देनवा, इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? चंबल, नर्मदा, तवा या काली सिंध। तो राइट आंसर होगा तवा नदी। अगर मालिनी आ गया तो मालिनी भी किस नदी की सहायक नदी है? तो मालिनी जो है आपकी लगभग तवा नदी की सहायक नदियां हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया?
हमने तवा नदी पढ़ी। तवा नदी में आपको ये जानना है कि तवा नदी निकलती कहाँ से और मिलती किधर। आपको ये अगर नर्मदा नदी पढ़ा होगा तो आपने नोट किया होगा कि नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा की सहायक नदी कौन सी नदी? तवा। आप लोग को ये पता हो कि बाड़ेश्वर स्थान पर जाकर के जो तवा नदी है वो नर्मदा नदी में मिल जाती है। और इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो इसका उद्गम जो हुआ है होशंगाबाद की काली भीति पहाड़ी से हुआ है। ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पढ़नी है वो है जलप्रपात जमुना, बी फॉर डचेस फॉर रजत। रजत जलप्रपात आपका प्रश्न बहुत बार आ चुका है, तो याद रखिएगा कि रजत जलप्रपात जो है वो बना है तवा नदी पर। तवा नदी का जलप्रपात है, तवा नदी पर बना हुआ है। तवा नदी की लंबाई अगर पूछे तो आप लोग को नोट करनी, तवा नदी की टोटल लंबाई है 172 किलोमीटर। नर्मदा नदी की सहायक नदी है। देनवा और मालिनी इसकी और अन्य सहायक नदी है। देनवा और मालिनी तवा नदी की सहायक नदी है, छोटी छोटी नदियां हैं, तवा नदी में मिलती हैं। अब रजत जलप्रपात, डचेस फॉल, बी फॉल जलप्रपात, ये सारे जो है जमुना में, ये होशंगाबाद से निकलती है। नरसिंहपुर वगैरह ऐसे जैसे नरसिंहपुर जिले में प्रवाहित होते हुए नर्मदा नदी में बड़ेश्वर के पास जाकर के मिल जाती है। छोटी सी नदी है पर परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नदी है। इस रजत जलप्रपात आप बहुत बार पेपर में पूछा गया है इसका, तो इसके जलप्रपात आप लोग एक बार देख लीजिएगा, है ना। और कोई डाउट हो तो बताइए। जमुना, बी फॉल, डचेस, रजत, अप्सरा, एक जलप्रपात छूट गया आपका, अप्सरा नोट कर लीजिएगा। अप्सरा भी आया हुआ है, महत्वपूर्ण है। अप्सरा जलप्रपात, अप्सरा, जमुना, बी फॉल, डचेस, रजत जलप्रपात, माइंड में रिमाइंड होता रहता है चीजें, तो ठीक है। अप्सरा जलप्रपात भी कहाँ पर है? तवा नदी पर। मैं बता रही हूँ कि इसको मैंने मैप से क्यों नहीं बताया, क्योंकि इसका जलप्रपात ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही। अब हम नेक्स्ट आगे क्लास में और एक दो नदियाँ हमारी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं उन्हें पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।